अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। इस केस की समाअत कल होगी। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का ये केस है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे और कल ये समाअत होने जा रही है। इस केस की तफसीलात मालूम करते हैं तैयब बलोच से। बताइए तैयब। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली जो है वो शामिल है। और कल ये बेंच जो है वो इस आईनी नुक्ते के ऊपर जो है वो समाअत करेगा कि आया 62(1)F के तहत जो नाअहली है वो ताहयात होगी या फिर एक टर्म की नाअहली होगी। क्योंकि इस हवाले से जो है वो गुज़िश्ता महीने जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो जब मीर बादशाह किसानी की ताहयात नाअहली का मुकदमे की समाअत कर रहा था तो उस वक्त ये आज को नोटिस लिया गया था और उस वक्त आज को नोटिस लेकर मामला जो है वो लार्जर बेंच के लिए भेज दिया गया था। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ये रिमार्क थे कि 62(1)F के तहत सियासतदानों को ताहयात नाअहल किया जाता है। ताहम उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है वो आ चुका है, तो तरमीमी एक्ट के तहत जो है वो अब ताहयात नाअहली जो है वो एक टर्म की कर दी गई है, यानी 5 साल के लिए नाअहली है। तो उन्होंने कहा कि अब इस वजह से तजाद पैदा हो रहा है कि आया 62(1)F के तहत जो लोग नाअहल हुए वो उनकी नाअहली खत्म हो चुकी है या वो अभी तक ताहयात नाअहल है। तो इस ऐनी नुक्ते पर तशरीह के लिए चीफ जस्टिस ने आज को नोटिस लिया, तो अब आज को नोटिस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कल दिन 11:30 बजे जो है वो इस मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत करेगा। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो सियासतदान जो है ताहयात नाअहल हुए हैं उनके लिए कोई ये सुप्रीम कोर्ट से कल कोई एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है कि उनकी ताहयात नाअहली खत्म करके उनको एक टर्म की नाअहली कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कल सुबह 11 बजे 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है। शुक्रिया आपका तैयब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तें जमा होना शुरू हो गई हैं। नवाज मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के NA 214 थरपारकर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ भी अपील दायर कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन, उमैर नियाजी और फिरदौस शमीम नकवी ने भी अपीलें दायर कर दी। अपीलों पर फैसलों के बाद 11 जनवरी को उम्मीदवारान की नजर सानी फहरिस्त जारी की जाएगी। इंतखाबी अमल का अहम मरहला, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलें दायर। नवाज शरीफ की NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया जा चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के NA 214 थरपारकर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ भी अपीलें दायर कर दी गईं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शुएब शाहीन ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर दी। शुएब शाहीन के इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। NA नवासी मियांवाली से बैरिस्टर उमैर नियाजी ने भी अपील दायर कर दी। साबिक वफाकी वजीर ज़रताज गुल ने भी अपील दायर कर दी। ज़रताज गुल के NA 185 DG खान के कागजात मुस्तरद किए गए थे। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक़न को नोटिस जारी कर दिए। आम इंतखाबात की तैयारियों का तीसरा अहम मरहला शुरू। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होने का आगाज़ हो गया है। कराची से अब्दुल हसीब हमें ज्वाइन करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ होंगे, जबकि कोयटा से दानिश मुराद वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले शहर कायद कराची का रुख करते हैं। अब्दुल हसीब से जानते हैं कि वहाँ पर इस सिलसिले में क्या सूरत हाल रही है अब तक। जी बताइएगा अब्दुल हसीब। कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पहले रोज जो है वो 20 जायद उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया है, जिसमें से 2 दरख्वास्तों पर, जिसमें एक जो है दरख्वास्त NA 236 पर फिरदौस शमीम नकवी ने इसलाह की गई, जबकि PS 86 पर मदर जोने जो क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी दरख्वास्तों पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान और दीगर से 4 जनवरी तक जो है वो जवाब तलब किया है। जबकि दीगर दरख्वास्तें जो है वो जमा हुई हैं, उस पर अभी मजीद कोई फर्दर कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकी है। अगर आपको बताएं तो NA 230 और 231 पर डॉक्टर मसूद सियाल, NA 241 पर खुरमशेर जमान, NA 244 पर आफ्ताब जहांगीर, इसी तरीके से NA 214 थरपारकर की नशिस्त पर शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी, इसके साथ साथ NA 238 पर हलीम आल शेख,
NA-241 पर पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, इसी तरीके से NA-234 पर सरदार रफीक अब्बासी ने भी जो है वो अपीलें दायर की हैं, जिनकी इब्तदाई समाज जो है वो कल मुतवक्किल है। ये 3 जनवरी तक उम्मीदवारों को वक्त दिया गया था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची भर में मजमूई तौर पर 294 उम्मीदवार के कागजात नामजद मुस्तरद हुए, तो कल जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाएगा। ठीक, अब्दुल हसीब साथ रहेगा। लाहौर से अब्दुल रहमान से बात करते हैं। बताइएगा अब्दुल रहमान, यहाँ पर कितनी अपीलें दायर की गई है मजमूई तौर पर और क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के तीसरे मरहले में कागजात नामजदगी के फैसलों के हवाले से जो है तकरीबन 28 अपीलें जो है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार के पास जमा करा दी गई हैं। मियां नवाज शरीफ के NA-130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील जो दायर की गई थी, वो रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल ने जो रिटर्निंग अफसर का फैसला ना होने की बिना पर अपील वापस कर दी है। जबकि इसी तरह NA-131 कसूर से बैरिस्टर शाहिद मसूद, PP 176 कसूर से मंसूर साबर अंसारी, PP 31 गुजरात से काबली के जैगम अब्बास और PP 173 लाहौर से PTI के जुबैर नियाजी के अलावा PP 156 लाहौर से PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसलों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अरशद जवेद गुराल, जस्टिस रसाल हसन सैयद और जस्टिस राहिल कामरान शेख प्रिंसिपल नशिस्त पर इन अपीलों पर जो 3 जनवरी से समाअत करें। ठीक है, 3 जनवरी से समाअत होगी इन अपीलों पर। शुक्रिया आपका अब्दुल हसीब और अब्दुल रहमान। और मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। नवाज शरीफ कमेटी की सरबराही करेंगे। लीगी कायद के 7 सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक आज लगेगी। टिकटों की तकसीम के हवाले से हतमी मुशावरत की जाएगी। आम इंतखाबात, पार्टी उम्मीदवारों में इख्तिलाफात, टिकटों की तकसीम का मामला हल करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई। क़यादत मियां नवाज शरीफ करेंगे। कमेटी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल है, जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए टिकट जारी करेगी। ज़रा के मुताबिक एक सीट के लिए कई उम्मीदवार हैं, जिनके नाम इंटरव्यू के बाद शॉर्ट लिस्ट किए जा चुके हैं, जबकि 12 जनवरी तक टिकटों का इजरा मुकम्मल किया जाएगा। साथ ही लाहौर के हलकों से मुतालिक पार्टी उम्मीदवारों के दरमियान इख्तलाफात खत्म करवाए जाएंगे। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों से दर्जनों उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। NA-48 की आवाम ने गुज़श्ता इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार को कामयाब करवाया था। इस मरतबा हल्के के अवाम किस पार्टी पर एतमाद का इजहार करेंगे, ये बता रहे हैं तराबड़ी में मौजूद हमारे नुमाइंदे फहद चौधरी। जी बिल्कुल, इलेक्शन की आमद है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 3 हलके हैं कौमी असम्बली के, जहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हलका NA-48 में मौजूद हूँ। NA-48 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7,80,000 की आबादी है और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 2,99,000 से कुछ जायद है। आइए लोगों से राय जानते हैं। आने वाला MNA है वो यही काम करवाए जो ये इस इलाके का पानी का सबसे बड़ा मसला, ये गलियों का मसला है अंदर। नहीं जी, मसाइल तो कोई भी नहीं हल कर रहा। दावे तो सब करते हैं लेकिन मसाइल कोई नहीं हल करता, किसी का भी इस तरफ ध्यान ही नहीं होता। हमारे वोट का तो हकदार डॉक्टर तारुक नून लीग है जी, हमने वोट देनी है डॉक्टर तारुक फजल चौधरी साहब को। काम क्या, सब कुछ महंगे है। वो 1200 रुपये के बोरी का सीमेंट है, कौन खरीदेगा? ये शेरों की पार्टी है, चौधरी सरदार मारूम की पार्टी है, एक डॉक्टर तारुक की पार्टी है, ये काम करने वाली पार्टी है। वोट इस मर्तबा सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाएगा और सिर्फ उसको दिया जाएगा जो इन मसाइल के हल करने की यकीन दहानी करवाएगा। जी रुख करेंगे फैसलाबाद का, जिसका हल्का NA-101 महरूमियों का शिकार है। इलाके में सफाई का निज़ाम अबतर है, सीवरेज सिस्टम भी ख़राब है। शहरी कहते हैं 2018 के इलेक्शन में PTI हुकूमत को वोट देने का फैसला गलत साबित हुआ। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, अभी हम फैसलाबाद के हल्का NA-101 में मौजूद हैं। यहाँ पर देखा है कि ना तो सीवरेज का निज़ाम है और ना ही कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा अंदरूर मोहल्ले बिस्मिल्ला चौक, खुरम चौक, दीगर इलाके देखें तो वो भी महरूमियों का ही शिकार है। वहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, तरक्याती काम नहीं करवाए गए, शहरियों को मुश्किलात रहती हैं। लेकिन अभी हम शहरियों से भी जानेंगे कि इस बार वो किसको वोट देंगे। जो हमारी इधर सफाई करवाएगा, वोट मांगने आ जाते हैं सारे लोग, लेकिन इधर काम शाम कोई नहीं करवाता आगे। जो भी वोट मांगने आते हैं इन्हें तो पहले चाहिए ना, पहले ये काम वगैरह करवाएं, क्लियर करवाएं और ये
निज़ाम वगैरह सारा ठीक करवाएं। जब वो बोर्ड का मसला आता है सब वोट मांगने आ जाते हैं, काम का तो कहते ही नहीं, भाई हमने करना ही नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां मनान जो है मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि माजी में भी वो यहाँ से जीते हैं और इस बार भी शहरी कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो वही यहाँ पर उनके इलाके की तकदीर बदलेंगे, उनका मुस्तकबल जो है वो बनवाएंगे। जी, तहरीक इंसाफ ने हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आरओज़ को गैर जानिबदार रहने का हुक्म दे, बॉयकॉट करके मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। टिकट की तकसीम के मामले पर बानी पीटीआई से अगले हफ्ते मुशावरत होगी। बाबर आवान कहते हैं कि हमारे 300 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मैदान न छोड़ने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आरओज़ को गैर जानिबदार रहने का हुक्म दे। टिकटों की तकसीम के मामले पर बानी पीटीआई से अगले हफ्ते मुशावरत होगी। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान कहते हैं आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। 300 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर इंतखाबी सर्वे का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को मरासला जारी कर दिया, जबकि कहा कि इंतखाबात से कबल किसी भी हल्के में इंतखाबी सर्वे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इंतखाबी सर्वे और पोस्ट नशरिया शाये करने से रोकसी सरगर्मियाँ वोटर की राय को मुतासर कर सकती हैं। फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया गया है। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। आपको बताएं कि फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। 3 जनवरी कलमबंद करवाने के लिए उन्हें तलब किया गया है। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। 9 मई को गुजरावाला कैंट पर हमला और जलाओ घिराव का केस। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुल्ज़िमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया है। तमाम मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी है। अदालत ने मुल्ज़िमान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी है। मुल्ज़िमान में मुराद सईद, हमाद असहर, फ़ारूक हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और जैन कुरैशी शामिल हैं, जबकि पीटीआई उम्मीदवारान अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज और जफरुल्लाह चीमा के नाम भी शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में साल के पहले रोज जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तफसीलात बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से जानते हैं। बताइए कफील। का पहला कारोबार और जो स्टॉक मार्केट है उसमें तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। 62,000 के बाद 63,000 और 64,000 की जो हद थी वो भी बहाल हो गई है मार्केट में। क्या ट्रेंड है शहरियार बट मेरे साथ है। शहरियार, मार्केट में आज क्या हुआ, कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं और ख़ासा पॉजिटिव जो है वो स्टार्ट है मार्केट का? देखिए, आपने देखा कि कारोबार ने आज आगाज़ वहीं से किया जहां उन्होंने 29 दिसंबर को हमने मार्केट क्लोज हुई थी। मार्केट में आप सुबह जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो मईशत में हमने देखा कि ओवर द वीकेंड काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। खासतौर पर FBR ने अपने अहदाफ काफ़ी अच्छे हासिल किए हैं। फिर IMF का इजलास जो होने जा रहा है, बोर्ड का इजलास, जिसमें एन मुमकिन है कि पाकिस्तान को $700 मिलियन अचीव हो जाएंगे। सारे ब्रोकेज हाउसेज ने मार्केट में 74,000 से ऊपर के इंडेक्स की फोरकास्ट की है, तो इन्वेस्टर यकीनी तौर पर वो रिपोर्ट देख रहे हैं। और पिछले साल के अगर आप नंबर देखें तो मार्केट में 700 मिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट्स की जाएगी स्टॉक मार्केट में दाखिल होंगे, तो फिर मार्केट में और बुलरन और फर्दर आप देख सकते हैं। और तवक्को की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो डॉलर है। ठीक है कफील, आपका बहुत शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। नोटिस का जवाब ना देने वाले नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शंस और मोबाइल सिम्स बंद करने का अमल आज से शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने का मिशन FBR इन एक्शन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने और यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने का अमल जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। नॉन फाइलर्स को जारी किए गए नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर थी। FBR जल्द ऑर्डर जारी करेगा जिसमें उन नॉन फाइलर्स के नाम होंगे जिनके बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाएंगे। नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी होने के बाद नाम जारी करना कानूनी तकाजा है। उसके बाद बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने और सिम्स को ब्लॉक करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। FBR को बिजली के बिल ना रखने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई का चैलेंज दरपेश होगा। FBR की कारकर्दगी में बड़ी रुकावट महदूद वसाइल हैं। अब आपको बताएं कि जापान 7.6 की शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा।
सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। रिपोर्ट वहां से सामने नहीं आई। जापान 7.6 की शिद्दत के जल्जले से लरज़ उठा। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.7 थी और ये जापान के शुमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में महसूस किया गया। सोशल मीडिया पर जारी फुटेज में ज़लज़ले की शिद्दत और तबाही के मनाज़िर देखे जा सकते हैं। जापानी हुक्काम ने ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को साहिली इलाकों से दूर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। हुक्काम की जानिब से कहा गया कि 5 मीटर तक लहरें बुलंद हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि जापान में ज़लज़ले के बाद कोरिया के मशरक़ी साहिल पर वाक़ गेनौन सूबे के कुछ हिस्सों में समंदर की सतह बुलंद हो सकती है। ज़लज़ले से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि अफगानिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। तमाम दहशतगर्दों के नाम दिए जा चुके हैं। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। के वाक़यात के ताने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाह गाहों तक जाते हैं। अफगानिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के लिए शदीद ख़तरात का बायस है। अफगानिस्तान का ये रवैया दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा कर चुका है। अफगानिस्तान की भारत की मदद से आबी जारहियत पर पाकिस्तानी अवाम ने तशवीश का इज़हार कर दिया। शहरियों का कहना है कि अफगानिस्तान में दरियाए कुनहार पर डैम से हमारा हक मारा जाएगा। में ज़्यादा हक पाकिस्तान की है, लेकिन अफगानिस्तान आजकल जो ये प्रोजेक्ट बना रही है इंडिया की मदद से, ये पाकिस्तान खासकर पाकिस्तान और ख़ासकर पुख्तूनों के लिए एक तशवीशनाक बात है। अफगानिस्तान के पास अपने तो वसाइल हैं नहीं, अगर वो लोग उनके कहने पे इस तरह कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में दोनों के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान ने इन लोगों के लिए तकरीबन 45-50 साल कुर्बानियाँ दी हैं। सबसे जो पहली और बुनियादी बात है वो उस गवर्नमेंट की रिकग्निशन है। तो आया रिकग्निशन जब हो तो उसके बाद फिर ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं। अफगानिस्तान ये जो काम कर रहा है ना, ये हमें पता है कि किसी के इशारों में आकर कर रहा है। इंडिया वाले आपको पता ही है कि वो आजकल अफगानिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हालांकि जब भी अफगानिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल आया है तो सबसे पहले पाकिस्तान खड़ा होता है। हमने उसकी मदद की है, भरपूर मदद किया है, दिल खोल कर मदद किया है। अफगान हुकूमत लर और बर पख्तून का नारा लगाता है, दूसरी तरफ ये पानी बंद करता है, जिससे KPK के ज़िम्मेदारों को और आवाम को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इससे हमें अफ़गानिस्तान के अज़ाइम मालूम होते हैं कि वो इंडिया के साथ यकजा होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। भारत के रूस से गठजोड़ ने मगरबी ममालिक को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा मुलाकात में गैर मामूली डील हुई। भारत और रूस ने नए आलमी निज़ाम खुसूसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान किया। भारत ने यूक्रेन मसले पर भी रूस की पीठ थपथपा दी। अखबार के मुताबिक हालिया सूरत हाल में बरतानिया की रूस से फ्री ट्रेड की कोशिशों पर भी सवालात खड़े हो सकते हैं। गजा में जारी इजरायली बर्बरियत की बात करें तो नए साल के आगाज़ पर भी इसराइल की दहशतगर्दी न थम सकी। तैयारों ने गजा पर बम बरसा दिए। हमलों में मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शहदा की तादाद 21,800 से ज़ायद हो गई। खान यूनिस में भी शदीद लड़ाई। इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को निशाना बनाने के अंधाधुंध गोलाबारी कर रही है। नए साल का सूरज फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल की जुल्म और बर्बरियत से तुलू हुआ। नए साल के आगाज़ पर इसराइली तैयारियों ने गजा पर खौफनाक बम बरसा दिए। गजा के रहायशी इलाकों पर इसराइली फौज ने शदीद गोलाबारी की। हमलों में मुताद्दिद रहायशी इमारतें ज़मीं बोस हो गई। खान यूनिस में शदीद लड़ाई जारी है। इसराइली फौज ने हमास जंगजुओं को भारी असलहे से निशाना बनाया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गजा में इसराइली बमबारी से अब तक 2,90,000 से ज़ायद मकानात नाकाबिल रिहाइश हो चुके हैं। एक अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल गजा पर 29,000 से ज़ायद बम गिरा चुका है। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम अज कम 82,221 अफराद शहीद और 45,156 जख्मी हो चुके हैं। और आपको बताएं कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम फिर कामयाब ना हो सकी। स्कीम के लिए दूसरी मरतबा तारीख में तौसी भी टारगेट हासिल ना कर सकी। 25,000 दरख्वास्तों में से
3,640 हज दरख्वास्तें ही जमा हो सकी हैं। 21,360 दरख्वास्तें अब भी कम हैं। रेगुलर के कुरानदाजी में नाकाम रहने वाले 5,633 दरख्वास्त गुजारों को स्पॉन्सरशिप कोटे में शामिल करने की तैयारियां, जबकि हज कोटा 15,727 सऊदी अरब को वापस करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस रूट की हालत खस्ता होने लगी। 6 रोड मेट्रो बस स्टेशन के करीब ट्रैक टूट फूट का शिकार है। दरारें पड़ने से पत्थर गिरने लगे हैं। इंतजामिया ने थोड़ी सी मुरम्मत करके ट्रैक बहाल कर दिया। खानेवाल के जवान लांस नायक सगीर अहमद ने दिफा वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने 12 दिसंबर 2023 को डेरा इस्माइल खान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। सगीर अहमद शहीद ने सोगवारान में वालदैन, बेवा और बच्चे छोड़े। वर्सा को अपने सपूत की कुर्बानी पर फख्र है। मेरा बेटा सी स्कूल पाया, पढ़ने पाया, पढ़ता रहा। फिर जो तलीम हासिल की थी, फौज भर्ती हो गया। उस तो बाद फिर जो आउंदा सी मेरी बहुत खिदमत करता सी, बहुत प्यार करता सी, मैं भी उसदे नाल प्यार करता सा। उस तो बाद फिर उन्होंने शौक सी फौज जान का, फिर फौज चले गए। उसकी शहादत बहुत फख्र है। बहुत मेरा दिल जो वड्डा हो जाता है जो वेख्या मैं ना, जो आया मेरा दिल बहुत वड्डा सी। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अदा किया। और मुझे उनकी बहुत याद आती है और मेरे बच्चों को भी उनकी बहुत कमी महसूस होती है। उनकी शहादत बहुत फ़ख्र है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मैं उनकी अच्छे से तरबियत करना चाहती हूँ। मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान की खिदमत करेगा। मेरे बाबा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनके साथ बहुत प्यार करती थी और मेरे बाबा मेरे लिए खिलौने वगैरह लेके आते थे। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगी। मैं लांस नायक शहीद सगीर अहमद का भाई हूँ। हम स्कूल में इस तरह लगते थे जैसा कि जुड़वा भाई हैं। हमारा क्रिकेट का हमें बड़ा शौक़ था, इकट्ठे खेलना। भाई मुझसे आर्मी में 2 साल पहले गए हैं, आप भी आर्मी ज्वाइन करें, आर्मी में ये चीज़ें हैं। फिर मुझे गाइडलाइन दी उन्होंने, फिर मैं भी आर्मी में गया। फिर मुझे बताते थे आपने इस तरह करना है हर चीज़। मतलब सिविल ज़िंदगी में भी हम इकट्ठे पढ़ते रहे, वो हमें हर तरह की गाइडलाइन देते रहे। फिर आर्मी में भी उसने मुझे बड़ी गाइडलाइन दी है। मुझे कॉल आई कि आपके भाई DI खान में उनको गोली लगी है, वो शहीद हुए हैं। जब भाई की बॉडी हमने देखी है कि वो जिस तरह शहीद का चेहरा रोशन होता है, वो देख के ना हमारे अंदर एक जोश आ गया कि भाई ने वतन, अब मट्टी, मुल्क और ये अपने झंडे की खातिर अपनी जान दी है। ये हर फौजी, हर सिपाही, हर शहरी की ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करे। लेकिन अल्लाह पाक ये सादत किसी किसी को अता फरमाते हैं। भाई की कमी तो पूरी नहीं हो सकती। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक ने अगर जान कुर्बान करनी पड़ी तो मैं अपनी जान कुर्बान करने से दरेक नहीं करूँगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 31 दिसंबर को 1199 अफगान शहरियों का इनखला हुआ। अब तक 4,55,645 अफगान शहरी अपने वतन वापस रवाना हो चुके हैं। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें तो खित्ता कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़ और पुरकशिश मनासिर को देखने के लिए सयाहों का रश लग गया। सयाह सर्द मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुगल से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बशारत मुगल। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद में स्याहों ने बलाई इलाकों का रुख किया हुआ है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस इलाके का शुमार भी आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में होता है। मारूफ सरगा गंगा चोटी ज़िला झेलम वैली और ज़िला बाग के संगम पे वाक़ा है। इस वक्त बड़ी तादाद में स्याही, जब उनसे बात करते हैं कि गंगा चोटी आके उनको कैसा लगा। सबसे पहले बताइएगा क्या फीलिंग्स है आपकी इस जगह को देख? बहुत अच्छी फीलिंग्स है। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और स्पेशली हम यहाँ पे बर्फ़ इंजॉय करने आए। हम तो बहुत जगहों पे गए हैं बट गंगा चोटी स्नो में जैसे ये तो हमारा जन्नत नज़ीर है। अच्छा, क्या कहोगे आप इस वक्त, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? मुल्क के तूल वार से आने वाले जो सयाह हैं उनको क्या अपील करोगे? ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बर्फ़ से ढपे पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बस इनका यही कहना है कि हुकूमत अगर इन इलाकों के ऊपर मजीद तवज्जो दे, जिससे गुड बाय 2023, वेलकम 2024। नए साल को दुनिया भर में ज़बरदस्त जोशो खरोश के साथ
खुशामदीद कहा गया। न्यूजीलैंड में सबसे पहले नया साल शुरू हुआ। ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी की गई। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर रिवायती रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया गया, जबकि लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई में भी नया साल रंगारंग अंदाज से मनाया गया। दुनिया भर में साले नौ का जबरदस्त खैर मकदम। न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला सफर अमेरिका पहुंचकर इख्तिताम पजीर। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी की गई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी नए साल को रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा गया। बुर्ज खलीफा भी नए साल पर रंगों में नहा गया। ऑस्ट्रिया में सिडनी हार्बर पर रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया गया। लंदन और पेरिस में भी नए साल का भरपूर जश्न मनाया गया। जापान और जुनूबी कोरिया में भी नए साल को खुशामदीद कहा गया। नए साल पर ताइवान का ताइपे टावर रंगों और रोशनियों से मुनव्वर हो गया। हांगकांग की इमारतें नए साल की आमद पर रोशनियों से जगमगा उठी। बैंकॉक में भी दरिया किनारे रंगों और रोशनियों की बहार उमड़ आई। खेल से जुड़ी खबर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिडनी में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की कोचेस की जेरे निगरानी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। ट्रेनिंग सेशन कल भी जारी रहेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बरतरी हासिल है। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप चौथे रोज भी जारी है। कैंप में शामिल खिलाड़ी कज़ाफी स्टेडियम में मैच सिनेरियो में हिस्सा ले रहे हैं। आजम खान, हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और साहबजादा फरहान कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। और हंसाया भी रुलाया भी, हर किरदार खूब निभाया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर कॉमेडियन, अदाकार, गुलकार और हिदायतकार रंगीला का 86वां यौम पैदाइश। रंगीला का असल नाम सईद खान था। उन्होंने 60 की दिहाई में करियर का आगाज किया। बार्सिलोना में ब्राइडल फैशन शो, खूबसूरत मॉडल्स की उरूसी जोड़ों में रैंप पर वॉक देखने वाले सहर में मुब्तला। और जनाब आप आपको दिखाते हैं छोटे से बच्चे का बड़ा कमाल। फुटबॉल को किक लगाने में महारत बड़े बड़ों को हैरान कर दिया। और इसके साथ ही बॉलीवुड से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बॉलीवुड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।